अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सुगैत बाकर। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम कल होने वाले बजट के हवाले से करेंगे। किस तरह का बजट होगा। वैसे अगर माशी सर्वे की बात करें वो सामने आया, और पिछले बजट के हवाले से भी थोड़ा सा सरसरी जायज़ा लेंगे, और कल के बजट के हवाले से क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। देखना होगा कि किस तरह से बजट में उसका अहाता किया जाएगा। न सिर्फ जो हमारे अंदरूनी माशी मामलात है, बल्कि जो एक्सपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट की बात करें, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की जानिब से पिछले चंद दिनों के दरमियान जो धमकियाँ मिली और बहुत सारी यकीनन तब्दीलियाँ रोनुमा हुई, और उसके असरात क्या होंगे, और फिर हकीकी मानों में कल बजट में उस हवाले से भी पता चलेगा। टैक्सेस के हवाले से, टैरिफ के हवाले से ये न सिर्फ मुआशी पॉलिसी हमारी क्या है और किस तरह का हमारा बजट होगा ये पता चलेगा, बल्कि इसके साथ साथ इससे जुड़े हुए जो पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी हमको शायद पता चलेंगे। तो इस हवाले से बात करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे अरब वज़राए ख़ारजा अरब, और फिर भारत के साथ जिस तरह से भारत की मेज़बानी में जो इजलास हुआ उसका भी जायज़ा लेंगे। और इसके साथ साथ हैदराबाद का रुख करेंगे, जहाँ GHMC स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ, और जो कुछ यानी बजट काउंसिल में पेश किया जाना है, जो यानी जो मुख्तस किया गया है बजट उस हवाले से 11,460 करोड़ का, तो इस पर भी हम नज़र डालेंगे कि किस तरह के तामीरी काम हैं, तरक्याती काम हैं, क्या कुछ है, उस पर बात होगी। और फिर साथ ही साथ हैदराबाद के कोठी इलाके में यानी एक डकैती हम इसको कहेंगे कि 6 लाख रुपए एक ताजिर पर हमला करते हुए इससे जो है छीन कर फरार हो गए। तो ये वाक़यात हम हैदराबाद में कम ही देखते हैं, जबकि हम नॉर्थ इंडिया में इस तरह के वाक़यात हमने बहुत सारे देखे। लेकिन क्या वजूहात है कि इस तरह के वाक़यात यानी इस शहर में भी अमन के गहवारे, ठीक है क्राइम है, लेकिन इस तरह के डकैती जैसे वाक़यात नहीं रोनुमा होते, लेकिन वो हम देख रहे हैं, वो भी क़ल्ब शहर कोठी इलाके में। इस पर हम बात करेंगे। और फिर इंटरनेशनली गाज़ा की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, जहां जालिम इजरायली फोर्सेस की जानिब से वैसे तो जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल जारी थी, लेकिन एक बड़ा हमला किया गया जिसमें 28 से ज़्यादा, कहा जा रहा है कि 30 या 28 शहादतें फ़लस्तीनियों की हुई हैं, दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। और दूसरी जानिब द पीस ऑफ बोर्ड बन चुका है। ये किस तरह का पीस है कि जिसमें जंग बंदी की खिलाफ वर्जी धड़ल्ले के साथ की जा रही है, मासूमों का खून बहाया जा रहा है, और दूसरी जानिब दुनिया से ये कहा जा रहा है कि हमने पीस बोर्ड बना दिया है, आप इसमें शामिल हो जाएं। और फिर कहा जा रहा है कि गाज़ा की तामीर नौ भी की जाएगी। किस तरह की तामीर नौ होगी, इस पर बात करेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है वो बरकरार है, लेकिन इस दरमियान ट्रंप का ये बयान सामने आया है कि अभी हमको हमला करने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बातचीत चल रही है। बहरहाल ट्रंप की किसी भी यानी कौल और फ़ेल में तजाद पाया जाता है, किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बहरहाल ईरान और अमेरिका के दरमियान किस तरह की सूरत हाल है, किस तरह का टकराव है, किस तरह की कशीदगी चल रही है, उस पर भी नज़र डालेंगे। उसके असरात जो आलमी सतह पर हो रहे हैं उस पर भी नज़र होगी। और ख़ुद अमेरिका जब दूसरे ममालिक में मुदाखलत करता है और वहाँ के लोगों के नाम नहाद यानी अपनी नुमाइंदगी या फिर अपना जो है ये बताता कि हम लोगों के हुकूक़ की बात करने वाले हैं। जिस तरह से ईरान में जो कुछ एहतजाज हुआ उसके ज़िम्मेदार कौन थे, न सिर्फ एहतजाज बल्कि शोरिश बर्पा की गई, अमेरिका पर इल्ज़ामात आयद हुए, ख़ुद अमेरिका में एहतजाज हो रहे हैं और वहाँ पर लोगों के जो हुकूक़ हैं उसको पामाल किया जा रहा है। यानी इमिग्रेशन पॉलिसी के ख़िलाफ़ जिस तरह से एहतजाज हो रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज्ज़ियाकार M.A. माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजिद साहब, सबसे पहले बजट की बात करेंगे, मरकज़ी बजट, अवामी बजट, आम बजट। तो बहरहाल कल वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारामन पेश करेंगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। शायद हम दोपहर के प्रोग्राम में उस पर जो है ज़रूर चर्चा करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन बहरहाल उम्मीदें हैं, तवक्कुआत हैं, और क्या किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बजट चाहे वो किसी घर का हो, तबके का हो, इदारे का हो या मुल्क का हो, ये एक मंजिल तय करता है
कि भाई ठीक है, आपके ये करना है, ये करना है, ये हमारे जो है तरजीहात हैं, इस पर इतना खर्च होगा, इतना खर्च होगा। यकीनन बड़ी उम्मीदें तो हैं, और भी कल इतवार का दिन है, लेकिन पार्लियामेंट को बुलाया गया है, पार्लियामेंट बजट इजलास पेश होगा। तो अब यही बात, जैसा कि अभी आपने कहा, इकनॉमिक सर्वे आया। इकनॉमिक सर्वे की जो है कल आज के अखबारात की बड़ी सुर्खी बनी, खासकर कौमी अखबारात में। उसमें जो हमारा ग्रोथ है, उसमें यानी बहुत ही इत्मीनान बख्श ये बताया गया है कि ये ग्रोथ है, जबकि सारी दुनिया में कसाद बाजारी यानी माशी इन्हिदाद चल रहा है। हाँ, और एहतजाज भी ये जो मुख्तलिफ माशी जो कसाद बाजारी है वो कुछ हवालों के साथ दिया गया। एक तरफ रूस यूक्रेन की जंग, एक तरफ मिडल ईस्ट की जंग, एक ईरान अमेरिका, फिर वेनेजुएला, ये कहते हुए फिर सोने और चांदी की उठापटक जो चल रही है वो उस रीज़न के साथ देते हुए कि ऐसे वक्त जबकि दुनिया की मईशत भंवर में है। सुर्खी एक बड़े अंग्रेजी अखबार ने लगाई तो मैं खुश भी हुआ, चलो बड़ी अच्छी तसल्ली की बात है भाई। तो यानी उसका मतलब ये होता है कि दुनिया की मईशत भंवर में है, तो हम इस भंवर से हमारी किश्ती को साहिल तक ले जा रहे हैं। यानी माशी हमारी माशी जो किश्ती है वो किश्ती को साहिल तक ले जा रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि एक तरफ जो है डिक्लाइन हो रही है मईशत, लेकिन हिंदुस्तान की मईशत आगे बढ़ती जा रही है। अब ये बहुत जल्द हम दुनिया की तीसरी बड़ी जो है मईशत बन सकते हैं, ये एक उसका खुलासा किया गया। अब उसमें माशी सर्वे में मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ दहों से कौन सी चीज़ों में कौन सी तरजीहात हुई, कितना इजाफा हुआ, पैदावार कैसी हुई, फला है, बहुत सी चीज़ों को दिया गया है। वो एक लंबा सब्जेक्ट है, और वो लंबा भी बहुत काफ़ी तवील भी है और ड्राई भी है। वो पूरी सर्वे पढ़े तक बोर हो जा रही थी तबीयत। नहीं, खैर मेरा अपना कह रहा हूँ, ऐसे बात लोग तो इकनॉमिक्स को बहुत पसंदी से पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा इकनॉमिक्स में फेल हूँ, थोड़ा सा मतलब कमज़ोर हूँ समझिए, इसलिए मेरे को थोड़ा बोर लगता है वो मान रख, क्योंकि ये सिर्फ मैं जहाँ तक समझ पाया वो एक्सेस की जुगलबंदी है, आदाद व शुमार की जुगलबंदी महसूस किया मैं। चलो ये इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो, लेकिन जब ज़मीन पर हम आते हैं, ज़मीन पर कुछ और ही तस्वीर रहती है, इसलिए शायद मुझे ड्राई दिखता होगा। अब रही बात बजट की तवक्कुआत है, अब देख रहा था जैसा इकनॉमिक सर्वे आया वैसी बजट के ऊपर तवक्कुआत भी अखबारात ने लिखा है। कुछ अखबारात ने इदारिये भी लिखे हैं जिसमें उन्होंने तरजीहात की बात की है। अब देखिए हमारी जो तरजीहात का सबसे बड़ा जो मामला, अब सरकार सबसे बड़ी जो बात है हमारी रूरल डेवलपमेंट हो रही है, इसलिए कि देखिए इलाक़ों में वसाइल ना होने की वजह से दो बड़े नुकसान हो रहे हैं। एक तो ये शहरों की पर बोझ बनता जा रहा है, काफ़ी जो माइग्रेशन हो रहा है। अब देखिए गांव में रोटी नहीं मिलेंगी तो लोग बाहर तो निकलेंगे कैसे भी, जी नहीं चाहते हुए भी निकलेंगे, ये हो रही। दूसरा जो एग्रो बेस, क्योंकि देही इलाके हमारी अभी तक भी पहले हमारी जो एग्रो बेस हमारी इकोनॉमी थी वो 70+ के ऊपर थी, अब वो 60 से कम 60 के करीब हो चुकी है। यानी सर्विस सेक्टर में, दूसरे सेक्टर में, अर्बन सेक्टर में ये काफ़ी मुंतकिल हो गई। तो ये जो एग्रो बेस जो हमारे जो मामला थे जिसमें ज़राई पैदावार है, ज़राई पैदावार की बाई प्रोडक्ट्स है, ये इस पे हमको जो है इसके लिए जो है हमारे को नफरी मिलना, इसके लिए सही वेजेस मिलना, ये हमको कम हो गया। और इस दौरान में जी राम जी साहब आ गए। ये इसमें क्या होता था, ठीक है, इसमें इन्होंने कहा कि 125 दिन कहा दिया जी। खैर इस पर डिस्कशन तो स्पीकर ने कहा कि भाई हम विंटर सेशन में बात कर चुके हैं, लिहाजा इस पर हम बात नहीं करेंगे। अपोजिशन ने बात रही थी जी कि मनरेगा के बारे में, अब तो आप उस पर बीजेपी वाले भी तंज कर रहे हैं, अरे तुम तो 100 दिन का कर रहे थे, हम तो 125 दिन का कर दिए। लेकिन 125 दिन का करे, ठीक है, बहुत अच्छी बात ज़रूर है, लेकिन फंड का अलॉटमेंट क्या करे भाई? फंड का अलॉटमेंट रियासतें जो है भीख का टुकड़ा लेके अरे साहब पैसे दीजिए तो नहीं, उसमें ये था यानी 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था जी। यानी जो भी मनरेगा से जो भी आपको जो वर्कर्स होते हैं, जो भी जो काम करते हैं देही इलाकों में, उसमें और एक शर्त ये थी मनरेगा में कि 100% इनकी जो मुआवजा होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट से जाएगा, नंबर 1 जी। नंबर 2, उसमें कोई मिशनरी इस्तेमाल नहीं होगी, हाथ का काम होगा। ये देखिए, क्योंकि मिशनरी तो है 100 आदमी का काम कर लेती है उन्हें, फिर आपको ज़रूरत ही नहीं रहती जी।
मतलब उसके वैसे ही काम लेते हैं जो इंसानी हाथों के ज़रिए हो सकते हैं। वरना आप देखिए कई इलाकों में अब तो मिशनरी तो आ गई है, 100 लोगों का काम एकदम जो भी का एक मिशनरी कर लेती है, तो वो भी कंडीशन दी है, लेकिन ये कंडीशन भी शायद फ्लेक्सिबल कर दी है इसको। तो ये बताना मकसद है कि एग्रो बेस ये नंबर 1, ये इस पे कितना सैंक्शंस करते हैं एग्रो बेस। नंबर 2 MSME जी। अब आप देखिए कोविड के बाद से जो खुद जो हमारी इकोनॉमिक जो पॉलिसी उसमें जिक्र किया गया था, नियरली 72,000 जो है MSMEs हमारी जो है बंद हो चुकी हैं या किसी तरीके से ये वो काम में नहीं है, मफलूज होकर रह गई। जी। अब उसको उठाने के लिए अभी तक कौन से इकदाम किए गए? क्योंकि देखिए जब तक हम MSMEs यानी मेरी एक छोटी यूनिट है, इसमें 8-10 लोग काम कर लेते हैं जी। उसके लिए मैं अपना कारोबार भी कर लेता हूँ, अपनी चीज़ें बताता हूँ, जो भी ज़रूरियात की चीज़ें होती फलां है तैयार कर लेता हूँ। लेकिन वो तो बंद हो गई और आगे बढ़ने भी चाह रहे नहीं जी। चाह रहे, क्योंकि दूसरी तरफ क्या हो गया कि हम सनतों की मोनोपोली करते रहे, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको इतना चीज़ें अलाट कर दे रहे हैं, इतनी सैंक्शन उनको दे दी जा रही है कि वो लोग उसकी वजह से ये मुतासिर हो जा रहा है। MSMEs जो है वो बेरोज़गार हो जाते आ रहे हैं। यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम जो इंडस्ट्रीज़ होती है, जी। MSMEs का तो यही होता है 4। तो ये जो है ये सिर्फ मोनोपोली हो जा रही, और दौलत का जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ जिसको है, जी। खैर फिनांस साहिबा कैसा पेश करती हैं, लेकिन मैं जिस नज़रिए से उस बजट को देखना चाहता हूँ उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। जी। तो ये एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ में अब आप अक्सर जिक्र करते हैं कि देखो हम 80 करोड़ लोगों को हम 5-5 किलो मुफ्त चावल दे रहे हैं कर रहे हैं बोल के, तो ठीक है भाई मुफ्त चावल दे रहे हैं सही है, तो कोई मुतमविल को तो नहीं दे सकते ना, कोई मालदार को नहीं दे सकते, जो वेल टू डू है उसको तो नहीं दे सकते, गरीबों को देते। तो इसका मतलब हमारी आबादी का तकरीबन 65% हिस्सा खते ज़ुर्बत से नीचे है, तभी तो आप दे रहे हैं। फिर ये भी दावा कि हम तीसरी बड़ी इकॉनमी, चौथी बड़ी इकॉनमी बोलने के लिए, तो ये जो तजाद है ना, इस तजाद का क्या एड्रेस होगा, यानी उस पर क्या बात हो सकती है, इसका क्या, इसके बारे में कुछ सोच होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो इसके बारे में हमको मालूम होने की ज़रूरत है। तो ये मैं समझता हूँ कि ठीक है, उम्मीद है। और एक बताना चाहता हूँ कि तालीम और सेहत, मैं कुछ आंकड़े देख रहा था कुछ दिनों के पहले से कि गैर यानी फलाह बहबूद से इसका तो ताल्लुक़ नहीं है जी, उस पर हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, और जो फलाह बहबूद जो तालीम है और वो है तालीम का मामला, खैर UGC वालों ने कुछ करा वो अलग सवाल है, उसका कोई मामला नहीं है। इस पे हमारा जो खर्च है, अब आप देखिए हम मुख्तलिफ यादगारों के ऊपर, जैसा कि यूनिटी स्टैचू बनाए हम, इस तरीके से दीगर स्टैचूज भी बनाए, इस पे हम 18,000 करोड़ रुपया का खर्च हुआ। दूसरी जो बात है अयोध्या डेवलपमेंट के ऊपर, अयोध्या डेवलपमेंट है, वहाँ मंदिर का निर्माण है, जो भी हो, तो ठीक है, आस्था का सवाल है, फिर कुंभ मेला, ये चीज़ों पे तकरीबन हम जो है मैं समझता हूँ कि 1 लाख करोड़ से के हद तक खर्च किए, यानी 80,000 या 90,000 के करीब है। लेकिन जब इसको दीगर काशी और मथुरा को मिला लें तो ये जो काम है डेवलपमेंट काम है, कितना डेवलपमेंट हुआ वो हम फिजिकली तो जाके मैंने देखा, लेकिन वो तकरीबन 1 लाख करोड़ का खर्च हुआ। अब उस 1 लाख करोड़ में हम कितने अच्छे दवाखाने, कितने अच्छी सुविधा, कितने अच्छे तालीम कदे यानी इल्म के जो है दानिश कदे बना सकते थे। पहले हम ये तरजीहात कर लेना, और यही वजह है कि हमारे बेशतर नौजवान मवाली बन गए, किसी जो है तंजीम में शामिल हो गए, किसी की लिंचिंग कर दिए, किसी को एक्सटॉर्शन कर दिए, किसी को माल निकाल दिए, ये कर दिए। चौथी जो बात होगी, ये हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्बैलेंस। अब देखिए हमारे, मैं इससे पहले भी आपको रेफरेंस दिया था जी, जो CAG की रिपोर्ट, कॉम्पिटिटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक दस्तूरी इदारा है, वो हर 6 महीने में अपना एक जो है रिपोर्ट देता है, साल की एक रिपोर्ट, माली साल की एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के मुताबिक हमारा जो इम्पोर्ट है वो ज़्यादा हो गया, एक्सपोर्ट कम हो गया। और एक्सपोर्ट में भी परसों याद आ रहा था मुझे जी, यूरोपीय यूनियन से डील ऑफ ऑल मदर बोल के है, तो खैर वो अभी
अब इम्प्लीमेंट होंगे आगे चल के, जी हाँ। 1 साल के बाद होंगे, जो भी होंगे, ठीक है, चलिए। लेकिन उसमें जो तरजीह थी वो बीफ की तरजीह थी। तो मैं फिर मैं सोचा भाई अभी तक हम बीफ में, पहले एक अरसा पहले तक हम बीफ में नंबर 1 एक्सपोर्टर थे। अब ब्राज़ील नंबर 1 है, हम उसके पीछे ही थोड़ा सा पीछे हो गए। जी जैसा कि चीन और हिंदुस्तान में आबादी का इधर उधर होती है, देखिए हमारी। अब कौन, जी हाँ। अक्सर लोग तो कहते हैं चीनी थोड़ा आगे है, हम थोड़ा सा पीछे हैं, बल्कि खैर हमारी मरदमशुमारी नहीं हुई जी तो हम दावा नहीं कर सकते। हमारी मरदमशुमारी शायद हो सकती है, मार्च से शुरू होने वाली बता रहे हैं। तो खैर, तो यही हम एक्सपोर्ट में, और वो बीफ एक्सपोर्ट में हम ज़्यादा है। और वो बीफ एक्सपोर्ट में मुल्क के जितने भी बीफ का एक्सपोर्ट जाता, उसका 40% जो बीफ आता है वो उत्तर प्रदेश से आता है, जहाँ योगी साहब की सरकार है, और जहाँ काफ़ी लिंचिंग होती है, गौ रक्षक बहुत ज़्यादा है वहाँ, जी और गौशाला भी बहुत ज़्यादा है। और गौशालाओं को सरकारी बड़ी, मुझे बताया गया है कि 11,000 करोड़ बजट में है गौशालाओं को, जो खाली ऐसे देना है। जी तो खैर वो क्या है नहीं मालूम, मगर एक बात तो ये है, आप एक नाम सुने होंगे, संगीत सोम बोल के। जी हाँ। ये बहुत बड़े महाशय हैं, जी हाँ। भारतीय जनता पार्टी के, बहुत भड़काऊ बयानात लोगों को करना, ये करना। उनकी एक अरबी नाम से एक कंपनी है बीफ की, बीफ एक्सपोर्ट की, वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे। अरे बोला भाई ये साहब अरबी हाँ साहब, ये अरबी नाम की एक कंपनी है उनकी, वो काफ़ी जो है यूपी से भी एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा। बोला वाह। बोला योगी साहब, अरे योगी साहब क्या करना है भाई, योगी साहब तो खैर वो बुलडोज़र वगैरह में बिजी रहते, बुलडोज़र बाबा है ना वो, ये चीज़ों में खैर नहीं आते। तो बताना मकसद ये है, तो ये हम जो एक्सपोर्ट जो हमारी होना है, एक्सपोर्ट में हमारी कौन सी चीज़ें होनी है। अब आप देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो बातें की गई हैं जी उसमें सबसे चीज़ें, लग्जरी कार्स वहाँ से जो आएंगी वो कम दाम में होंगी, बैरूनी शराब वो कम दाम में मिलेंगी, इस तरीके से ऐसी चीज़ें जो तायुशात यानी उसके ज़ुमरे में आती, यानी यूटिलिटी के ज़ुमरे में नहीं, यानी जो ज़रूरत की ज़िंदगी में नहीं आती। तो ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हालिया अरसे में हमारे किसानों ने काफ़ी प्रोडक्शन दी है, केमिकल की वजह से हो, खाद की वजह से हो, कुछ भी हो, उसकी वजह से हमारे पास ग़िज़ा का भंडार हो गया। अब ग़िज़ा रखने, यानी हमारा स्टॉक रखने के लिए, चाहे गेहूँ का स्टॉक हो, चावल का स्टॉक हो, या दीगर जो दालें वगैरह जो है ना, वो रखने के लिए हमारे पास स्टोरेज नहीं है जी, वेयर हाउसेस नहीं हैं। उसकी वजह से हम बंदरगाहों की गोदियों के पास या जहाँ जहाँ गोदाम के शेल्टर्स में बारिश के, धूप के हवाले कर देते हैं जी, और वो तकरीबन 22% इस तरीके का जोखिम लेते हैं हिस्सा। तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए? और ये एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा बराबर, ठीक है, एक्सपोर्ट हो रहा, हमारा चावल भी एक्सपोर्ट हो रहा, हमारी दालें भी एक्सपोर्ट हो रही, हमारी दीगर चीज़ें भी एक्सपोर्ट हो रही, लेकिन ये प्रॉपर स्टोरेज नहीं होने से, अब आप देखिए जब बाहर हम भेजेंगे तो वो लोग फ्रेश लेना चाहते हैं जी, हम यहाँ सड़ा के जो है बंदरगाहों में, बंदरगाहों की जो भी हमारी, अब तो हमारी तकरीबन जो सी पोर्ट्स हैं वो पूरी तकरीबन प्राइवेट्स हो चुकी हैं। अब वो लोग अपने लिहाज से अपनी चीज़ों को जो है वो करेंगे, सबका जो है ऐसा नहीं। तो ये बहुत से मसाइल हैं। तो मैं ये तवक्को रखता हूँ कि अभी तक तो खैर उन्होंने हमेशा यही कहा कि, इससे पहले इनका रिमार्क मुझे अभी भी याद आता है जी, कि जब डॉलर 80 रुपये, अब तो खैर 92 रुपये हो गया, छोड़िए, कहा कि नहीं रुपया तो वहीं ठहरा हुआ है भाई, ये डॉलर का वो हो रहा है, कसूर हमारा नहीं है, हम तो वहीं ठहरे हुए हैं। तो ये तसल्ली की बातें, झूठ की बातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आदद व शुमार हकीकत पर मबनी हो, ज़मीन से लगे हुए हों, जो भी देंगे कागज़ के नहीं। इससे पहले याद है आपको 2-3 साल पहले राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया था जी, बजट का हलवा, याद है ना आपको? जी हाँ। अब ये बजट का हलवा बनाने वाले कौन है, खाने वाले कौन? खाने वाले मतलब बता रहा हूँ कि उसमें किस तरीके की बातें होती हैं, किस तरीके के लोग इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे जहन जो पहले से ही उनके जहन में किस तरीके के इंजेक्ट कर दिए हैं चीज़ें, वो लोग ही अगर बजट की जो है आदद शुमार देंगे तो उसे होना क्या है। राहुल गांधी का मतलब ये नहीं था कि भाई फ़लाँ तबके का आदमी है। राहुल गांधी का मकसद उस वक्त मैंने जब
क्योंकि बात पार्लियामेंट में भी आई थी, तो उन्होंने कहा कि ये हलवा बहुत लंबा खिस्सा चला था पार्लियामेंट में उस वक्त। जी। कहा कि हलवे में ये बजट समाज के तमाम तबके का होता है, जी हाँ। लेकिन इसको बनाने वाले चंद तबके के लोग होते हैं। क्यों वो तबके के बारे में सोचते नहीं, खासकर वो ओबीसी के हवाले से, माइनॉरिटी के हवाले से वो सोच रहे थे, वो भी हो। यकीन। तो खैर, तो मैं बताना मकसद ये है, तो खैर हम उम्मीद करते हैं, हम तो हर सुबह जब भी उठते हैं इस उम्मीद से उठते हैं कि ये आने वाला जो दिन है, जो नया सूरज है, वो पिछले डूबे हुए सूरज से ज़्यादा अच्छा रोशन होगा, यही हमारी तवक्को रहती है। तो हम भी यही तवक्को रखते हैं कि हमारी जो है फिनांस साहिबा से, कि वो पिछले बजट से ज़्यादा अच्छा बजट दें हमको और राहतें दें। एक और चीज़, दरमियान में 2025 में जीएसटी में थोड़ा सा आप रद्दोबदल करे थे, नज़रसानी, ये बिल्कुल माकूलियत पर अभी नहीं हुआ। अभी भी कई एक चीज़ें हैं और कई अशिया को अभी भी वैट के तहत रखा गया, खासकर जो एनर्जी के मामला थे जी, अभी तक रखा गया, हालांकि कॉन्सेप्ट। और दूसरी जो चीज़ है कि जब आप जीएसटी वसूल करते हैं, स्टेट की भी आप ही करते हैं, मरकज़ की भी आप ही वसूल कर लेते हैं जी, लेकिन उन रियासतों में जहाँ आपकी सरकार नहीं है, वहाँ उनका जायज़ पैसा देने में आप जो सताते हैं, तो उसको भी जो है कम करने की ज़रूरत है कि भाई वो ठीक है, भाई वक्त पे दे दें तो ये मुनासिब रहेगा। तो यही उम्मीद है कि बस चलो, हम उम्मीद पे तो जी रहे हैं और बजट भी शायद अच्छा होगा, क्योंकि 5 रियासतों में भी इलेक्शन भी गए और हो भी सकता है कभी ये भी अंदेशे हैं कि कहीं आप 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन कर ना दें उस 5 रियासतों के साथ, हो भी सकता है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ठीक। बहरहाल ये जो बजट चलेगा, इसकी जो मराहिल हैं वो काफ़ी दिलचस्प भी रहेंगे और लोगों की नज़रें भी रहेंगी, और बहरहाल उम्मीदों का क्या होगा इसका तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बहुत सारे एदाद व शुमार और आंकड़े और फिगर्स जो है हमारी नज़रों के सामने आएंगे और वही फिगर्स सुर्खियाँ बनेंगी और फिर वही सुर्खियाँ जो है उस पर हम बात करेंगे और उस पर तबसरे होंगे, और फिर जो हमारे माहिरीन हैं एक एक सेक्टर पर जो है गहराई के साथ बात करेंगे। लेकिन शायद उस मौके पर जो बेचारा गरीब होगा, जिसको इन उसको क्या मतलब, कोई ताल्लुक नहीं है, वो आंकड़ों से मालूम ही ताल्लुक नहीं, सीधे सीधे उसमें से एक बात निकालने की कोशिश करेगा और माजिद साहब से सवाल करेगा कि भाई ये सारी चीज़ें आप जो बता रहे हैं वो रहने दीजिए, इससे मेरा क्या होगा, इससे मेरे लिए जो है मेरे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जो ख़रीदने वाली चीज़ें हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, जिस पर ज़िंदगी का इन्हिसार है, जिससे पेट भरता है, उसमें क्या चीज़ें कम होंगी, कितनी सस्ती होंगी, कम होंगी, क्योंकि अभी आसाम के सीएम कम कर दिए। देखो, कम देना 5 बोले तो 4 देना। ये बात जो है ये बिल्कुल जो है बरकरार रहेगी शायद बात। बहरहाल ये कब इस जानिब कब तवज्जो होगी और हकीकी मानों में गरीबों का बजट कब होगा, ये इसका इंतज़ार है, और इंतज़ार शायद ऐसा मालूम हो रहा है कि रहेगा, क्योंकि जो पूंजीपति है, जो सरमायादार हैं, वो 2014 से बिलखुसूस उनकी आमदनी में, बल्कि उनके सरमाए, उनकी जितनी दौलत है उसमें किसी के 100 गुना बढ़ गया, किसी का 200, किसी का 700 गुना तक बढ़ गया, और वो दुनिया के रिचेस्ट लोगों में वो शामिल हो गए। लेकिन जो हमारे गरीब थे उनका क्या है, वो वही है, आज वही है, बल्कि और वो जो बस्ती में चले गए। ये हाल है। बहरहाल बजट को हम इंजॉय करेंगे कल ज़रूर, और रात में इंशाल्लाह मोबाइल से भाई साहब से इस हवाले से जो है बात भी करेंगे इंशाल्लाह। भाई साहब, अब अरब वज़राए ख़ारजा जो हमारे मेहमान रहे, बड़ी अच्छी सी इजलास वगैरह, किस तरह से इसको देख रहे हैं भाई साहब, क्या इसके मायने हैं? देखिए, अरबों के साथ हमारे बहुत देरीना ताल्लुक़ात हैं जी, और अरब हमेशा हिंदुस्तान के साथ उनके भी ताल्लुक़ात हैं, इसलिए कि अरबों में जो डेवलपमेंट हुआ है जी, वो हिंदुस्तानियों की मेहनत, यानी 60-70 के दहर से जो अरबों का रास्ता हुआ, तकरीबन वहाँ कुछ कम 1 करोड़ के करीब जो है हिंदुस्तानी अभी भी मसरूफ़ वहाँ है। दूसरा तिजारत, तीसरी सिफारतकारी, ये 3 इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हैं। अरबों के साथ दोस्ती तो ज़रूर है, लेकिन ख़ुद अरब के नहीं हो सके, फ़लस्तीन भी तो अरब है ना, जी हाँ, उनके नहीं हो सके तो वो 50 हिंदुस्तानी मुसलमान में क्या हो सकते हैं। लोग सक्सेस सोचते हैं, बड़ी तवक्को रख लेते हैं, अरे भाई अरब है तो हमारा, अरे भाई उनके पास ये कोई मेयार नहीं है। जब उनके खुद बंदों को, बल्कि
अब देखिए, मैं तारीख देख रहा था फ़लस्तीनियों के जो तबाही हुई 1948 के बाद, जी जी। खुद जॉर्डन के अंदर, लेबनान के अंदर, सीरिया के अंदर, इजिप्ट के अंदर क़त्लेआम हुआ था, बहुत बड़ा क़त्लेआम हुआ था। जी हाँ। और जिसमें हमारे अड़ोस पड़ोस के फौजियाँ भी थे, वो भी जी एक हाँ। बड़ी कहानी है। खैर, बताना मकसद ये है कि देखिए, अपनी, ठीक है, अपनी कौम के साथ हमदर्दी, हर मासूम के साथ हमदर्दी होना चाहिए। ये नहीं कि भाई तुम जिस तबके का भी हो, नहीं हो, आप जिस तबके के हो उस तबके से तो आपकी हमदर्दी होती है, लेकिन उससे हटकर भी दीगर तबके से जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसके साथ भी शफ़क़ताना रूल होना चाहिए। ये इंसानियत है और यही डॉक्ट्रिन है, यूनाइटेड नेशन का डॉक्ट्रिन है। लेकिन ये सब मफादात का चक्कर है। और सबसे बड़ी मेरे को ये एक बात ये है कि जितना सम्मान, कीमती सम्मान हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिला है, वो मिडल ईस्ट से मिला है। बिल्कुल। सोने और हीरों के करोड़ों रुपए के जो है उनको एजाज़ात दिए गए हैं, चाहे सऊदी अरब हो, अमारत हो, कुवैत हो, ओमान हो, यानी बता रहा हूँ, आला तरीन। तो ये मफादात का मामला है। तो ये बस मुझे बताते थे जब मलबार किर्रा में जब है, तो ये अरब जो है तिजारत से हो, ऐसे ही यकीन तिजारत अपनी जगह है, लेकिन वो अरब और आज के अरब में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क। जी नाज़रीन, हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे और फिर इसके बाद यानी ब्रेक यहाँ पर रख लेंगे। ब्रेक के बाद फिर हम हैदराबाद का रुख करेंगे और उसके बाद फिर इंटरनेशनली गाज़ा की सूरत हाल और अमेरिका और ईरान के दरमियान टकराव पर भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हेलो, जी जी जी, सर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। हम बात करेंगे, हैदराबाद का रुख करेंगे, तेलंगाना का रुख करेंगे, क्योंकि हैदराबाद में जो सरगर्मियां हैं, चाहे वो तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात की हो या फिर जिस इजलास की मैंने बात की जो आज हुआ उस हवाले से, और उसके साथ साथ जो हैदराबाद के कोठी में एक तिजारती मरकज़ है, मैं कहूँगा वहाँ पर एक डकैती होती है। बहरहाल उसकी तहक़ीक़ात हो रही हैं और फिर पुलिस की जानिब से जो है फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्या मामला है वो मज़ीद खुलकर सामने आएगा, लेकिन आगाज़ करेंगे मैं सब जो हैदराबाद की GHMC स्टैंडिंग कमेटी का जो इजलास हुआ, जो बजट जो मंजूर किया गया, बहरहाल इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा। और इसके साथ साथ जो तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात हैं, इसके लिए सरगर्मियाँ गोया शुरू हो चुकी हैं, जो 11 फरवरी को मुनक्किद होने जा रहे हैं। जी मैं देखिए, जहाँ तक बल्दिया का है, बल्दिया की जनरल कौंसिल का इजलास हुआ। स्टैंडिंग कौंसिल 2 दिन पहले जो उसने बजट का मसवदा अप्रूव किया था। आमतौर पर जो कानून है हैदराबाद GHMC का जो कानून है, उस कानून के मुताबिक जो सबसे बड़ी जो ताकतवर बॉडी होती है हैदराबाद की, वो स्टैंडिंग कमेटी होती है। जी, स्टैंडिंग कमेटी ही बजट को, दीगर पारसी फैसलों को ये अप्रूव कर देती है। आज जो हुआ, उसका जो स्टैंडिंग कमेटी में जो फैसले लिए गए थे, वो फैसलों को कौंसिल में पेश किया गया। कौंसिल में मंजूरी दी गई। जी जी। अब ऐसे 10 फरवरी को म्याद ख़त्म हो रही इसकी, उनका एक मसला का आखिरी इजलास भी हो सकता है। लेकिन इन्होंने 2026 और 27 का बजट पेश किया। हालांकि बजट का जो अमल है वो अप्रैल से होगा, इनकी म्याद फरवरी में ख़त्म हो रही। ये तो आज जो इजलास हुआ, अब ये पहली मरतबा ये सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है, 11,460 करोड़ रुपए। तो ये बड़ा बजट है, इसलिए कि अब हैदराबाद पहले 625 मुरब्बा किलोमीटर पर था ये, जी अब तकरीबन 2000 मुरब्बा किलोमीटर पर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे कि कई छोटे मुल्क यूरोप के आ सकते हैं, इतना बड़ा हो जाएगा। और आबादी और वसाइल आमदनी में ये काफ़ी होगा। और दीगर शहरों के मुकाबले में इसको जो 4 मेट्रोपोलिस कहते हैं, जो उसमें ये अपनी जगह, मैं समझता हूँ कि खैर उसको गिनते नहीं, क्योंकि 4 जो है दिल्ली यानी कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, ये चारों को गिनते हैं। लेकिन हैदराबाद अब बेंगलुरु से आगे हो चुका है तरक्की में। तो ये है, इसके लिहाज इसमें यह है कि अभी बल्दिया की इसकी मियाद ख़त्म हो रही है, लेकिन इलेक्शन का ऐलान नहीं किया गया। क्या होगा? तो ये बल्दिया की बॉडी 10 को एक्सपायर हो जाएगी। कॉर्पोरेटर सब साबिक कॉर्पोरेटर हो जाएंगे, मेयर साहब सीट से उतर जाएंगे। अब प्रोविज़न जो है यानी कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट 74th, इसके लिहाज से ये कॉन्स्टिट्यूशन में 6 महीने की ग्रेस पीरियड दिया गया है। तो सरकार स्पेशल ऑफिसर रखकर, अब ये कमिश्नर होता है, अब जो है कमिश्नर होता है,
जी। ये कमिश्नर या किसी और को बिठाकर स्पेशल ऑफिसर की हैसियत से ये सारी निगरानी स्टैंडिंग कमेटी के जो इख्तियारात होते हैं उसके हवाले कर देते हैं। तो ये सूरत हाल होगी। तो 6 महीने में अभी पहले इनके 150 वाट थे, वो 150 वाट्स 300 कर दिए गए। जी हाँ। अभी भी इसमें कतई फैसला नहीं हुआ कि ये एक ही अथॉरिटी के तहत होगा या इसको स्प्लिट करेंगे, यानी तकसीम करेंगे। अच्छा, जी जी। क्योंकि 300 का जो है वार्ड है और ये 2000 किलोमीटर मुरब्बा रकबा होगा इसका, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और इसमें गुज़िश्ता महीने हमने देखा कि 27 जो निवाही बल्दिया ने, मतलब सबर्बन की जो बल्दियात थी, वो बल्दियात को भी जम कर दिया गया इसके अंदर। जी हाँ। तो ये एक बड़ा मामला हो गया। और ये जो बजट है वो पूरे सबर्बन को सबको मिला के किया गया, तो काफ़ी बड़ा बजट है। तो उम्मीद करते हैं बड़ा बजट हो तो बड़ी चीज़ें भी होनी चाहिए। मगर इलेक्शन कब होगा? अलबत्ता इलेक्शन के हवाले से बहुत सवाल हो रहा है हमारे साथ जीएचएमसी। जीएचएमसी पे आता हूँ मैं। जी बिल्कुल। अभी देखिए, ये जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं, चाहे पंचायत राज के हों या म्यूनिसिपलिटीज़ के हों, जी, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो स्टेट के तहत होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं। जी हाँ। अभी 116 बल्दियात और 7 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें जो है इसके लिए नॉमिनेशन जो है कल मुकम्मल हुए और आज तफसील दी गई, कितने हज़ार जो है तफसील हुई। अभी 2 दिन के बाद इसकी जो है विड्रॉल होती है, जब मालूम होगा कि कितने उम्मीदवार हैं। अब इस वक्त जो मुकाबला होगा, एक तो कांग्रेस जो रूलिंग पार्टी में है, जो मेन अपोजिशन है बीआरएस पार्टी, उसमें तीसरे बीजेपी भी अपनी बड़ी कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी के भी 8 अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में। जी। उसके अलावा मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हालिया दिनों में आपने देखा कि मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ गए। जी। अब इनके हौसले बुलंद है कभी, और यही वजह है कि काफ़ी डिस्ट्रिक्टों में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी डिमांड है इनके टिकट का। तो खैर आवाम का क्या फैसला होगा हम वो नहीं कह सकते। अभी आपने कहा कि जब इतने कॉरपोरेशंस, इतनी बल्दियात, 116 बल्दियात के माफ़ कीजिएगा इलेक्शन हो रहे हैं, जी, क्यों ये नहीं हो रहे? इसकी एक वजह है कि ये हलकों की जो ज़ुमराबंदी है ये मुकम्मल नहीं है। ये सिर्फ दफ्तरियत ने एक खाका खींच दिया, बना दिया। जी। इस पे खुद रूलिंग पार्टी के हो या फिर मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, उन्होंने एतराज़ात दाखिल किए कि इसको माकूलियत पर माने, यानी लॉजिकल बनाइए आप इसको, यानी माकूलियत पर। जैसा कि एक हल्का है, यानी एक असेंबली का हल्का है, अब उसका एक जो है डिवीज़न दूसरे असेंबली हल्के में जाएगा। इसमें यह होगा कि अगर जितने भी डिवीजन्स हैं वो एक असेंबली के तहत हैं, तो कारपोरेटर्स को उस एमएलए के साथ काम करने में आसानी होती है। जी बिल्कुल। वरना उन्हें इसको भी जो है गुड बुक में रहना, उसके गुड में रहना, ये बड़ा मुश्किल है। अगर उसकी पार्टी नहीं आई, सब खैर जो भी हो, कई मसाइल पैदा होते हैं। फिर उसमें डेमोग्राफिक मामला भी बड़ा है, आबादी का। आप देखिए कई ऐसे इलाके हैं, तो खैर इसमें रिजर्वेशन हो चुका, सीटों का रिजर्वेशन सब कुछ होगा, सब गया। लेकिन अब इसकी कतई फहरिस्त जब भी हो सकती है जब इसकी मियाद ख़त्म होने के बाद सरकार जब नोटिफिकेशन डालेगी, तो उसकी हैयत मालूम होगी कि आया ये एक ही अथॉरिटी में है या 3 अथॉरिटी में, जैसा कहा जा रहा है। तो काम चल रहा है हमारे सर्विस हवाले से, क्योंकि इलेक्शन होने 10 फरवरी को मियाद मुकम्मल हो रही है। वो तो होगा ना, काम तो होगा ना। अभी इलेक्शन उम्मीद क्या है, मतलब इलेक्शन जैसे ये 11 फरवरी को नहीं, अभी मैं समझता हूँ कि 6 महीने की पीरियड है। अच्छा। अभी आमतौर पर ये कहा गया है कि भाई देखो, ये तो हम रमज़ान की वजह से, रमज़ान से पहले हम, और बड़ी आपको 10 दिन का मौका मिल गया, सिर्फ 10 दिन में। हालांकि उमूमन तौर पर इलेक्शन कैंपेन के लिए 15 दिन से ज़्यादा देते जी। यहाँ देखिए बिल्कुल कम मुद्दत में। हाँ। आज जो है नॉमिनेशन ख़त्म हुए, कल नॉमिनेशन का जो है स्क्रूटनी है, 2 दिन के बाद वो है। सिर्फ उनको मैं समझता हूँ कि 9 दिन का वक्त मिलता जी। कैंपेन के लिए 8 दिन का वक्त मिलेगा जी, क्योंकि कैंपेन 1 दिन पहले ही निकाल देनी पड़ती है आपको। तो ये कम वक्त में होने वाला इलेक्शन है, ये एकदम बिल्कुल शॉर्ट पीरियड है जी। इस पीरियड में आपको जो है आवाम लोगों तक पहुंचना, चूँकि हल्के छोटे होते हैं तो पहुंच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि असेंबली के हल्के बड़े होते हैं, पार्लियामेंट के हल्के उससे बड़े होते हैं, तो इसके लिए वक्त देना ही पड़ता है उतना जी। तो यहाँ बिल्कुल कम वक्त दिया गया है। तो खैर जो भी हो, तो अभी मैं समझता हूँ कि अभी इलेक्शन तो नहीं होंगे। अभी एक तो रमज़ान आएगा, दूसरा
एकेडमिक ईयर शुरू होता है, गर्मा भी शुरू होता है। बिल्कुल, जी हाँ। तो अब बच्चों के अगस्त या जी हाँ। सितंबर में इलेक्शन हो सकते जी, तो ये एग्जाम्स भी हैं बच्चों के, हैं। हाँ, नहीं वही तो कह रहा हूँ ना मैं, एकेडमिक ईयर। जी हाँ। तो अब ये जो हैदराबाद के जो इलेक्शन होंगे वो या तो अगस्त में या सितंबर में, ये जैसा भी हो। तो अब जुलाई तक आप फिक्र मत कीजिए, जुलाई तक तो इलेक्शन नहीं होंगे जहाँ तक हमारे अंदाजे हैं। फिर भी सरकार ग्रेटर हैदराबाद की, हाँ हाँ, अलबत्ता वो इलेक्शन को तो खैर 13 तारीख को फरवरी की रिजल्ट भी आ रिजल्ट भी जाएगा। काउंटिंग होगी, फौरी तौर पर रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये है कि देखिए सरकार किस तरीके के, और एक बात जहाँ तक है, ये इलेक्शन कागज़ पर होंगे, बैलेट पर होंगे, जी अच्छी बात। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नहीं होंगे। लेकिन दूसरी बात जहाँ तक है, हमने महाराष्ट्र में देखा, खैर वहाँ की सरकार ने कैसे इलेक्शन करवाया क्या है, मगर हम ये सरकार से करते हैं कि भाई इसमें धांधलियाँ ना हो, मुर्गी शराब ये चीज़ों का दूर रहे, और वो लिफाफे जो है उससे भी दूर है। मगर क्या होगा नहीं कह सकते जी, चूँकि महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि एक गांव के लोग है कोई घर में चूल्हा नहीं से लग रहा था, तो हमारे साथी ने बताया देखो भाई ये पूरा गांव एक हफ्ते से चूल्हा नहीं है इसमें। तो एक कैंडिडेट ने पूरा स्पॉन्सर किया कि आपको पूरे वक्त का खाना, फिर इलेक्शन से एक दिन पहले मुर्गी और शराब, फिर वो लिफाफे का मामला अलग है। तो वो इलेक्शन देखो, इसमें डेमोक्रेसी कैसे चल रही थी। तो ये नहीं बड़ी ये अफसोस, तो हम हमारी जमहूरियत पे क्या अफसोस है भाई, कैसे इलेक्शन करवाते हैं हम लोग, कैसे। अब आप देखिए, दूसरा एक साहब से पूछा मैं, भाई हमारे जो कैंडिडेट हैं उनके दोस्त हैं, तो मेरे से भी रब्ता हुआ, तो बोला भाई ये इतना क्यों करते हो उन्होंने, तो अरे नहीं साहब ये तो खैर है, आपको बहुत चीज़ें छुप के आई हैं। बोला क्या है, तो टिकट देते हो तो हमारा जो गॉडफादर होता पॉलिटिक्स में जी, उसको इतने लाख रुपए देके हम टिकट लेना पड़ा जी। अरे बोला भाई इस कारपोरेटर की तनख्वाह कितनी रहती है यार, छोड़ बड़ी जो तनख्वाह रहती है, अलाउंस रहता खाली, उसमें कहीं को ये सब, ये नहीं बल्दिया के इलेक्शन में बता रहा हूँ जी, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ जी। तो वो नहीं साहब, वो बोला भाई इतने लाख 25 लाख दे के आप टिकट लिए, कौन से बोला है। फिर ये एक हफ्ते तक आप गांव में जो है लंगर कायम कर दिए जी, फिर वो लंगर में भी लवाज़िमें रखे आप, फिर बाद में। तो ये करप्शन की जो बुनियादी जड़ है ना, अक्सर लोग करप्शन की बात करते हैं, बुनियादी जड़ ये सियासी अखाड़े हैं, यहीं से करप्शन शुरू होता है। यानी मुकामी अगर इलेक्शंस होते हैं तो उसमें ये हाल है, तो फिर सोचे फिर उसके बाद दर्जा बदर्जा क्या होता होगा। माई साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बिल्खुसूस अगर हम फ़िलहाल देखें तेलंगाना की हम बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से आपने जिक्र किया कि महाराष्ट्र में जो जीत दर्ज कराई MIM ने, तो उसके बाद यकीनन तेलंगाना तो इनका जो है होमलैंड है। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरह की मतलब सरगर्मी, बैरिस्टर ओवैसी की अगर हम बात करें तो तांडोर में सरगर्म वो नज़र आए, और फिर दीगर जो मजलिसी उम्मीदवार हैं या फिर हम कहेंगे कि जो अरकान हैं, लीडरान हैं, सरगर्म हो चुके हैं। देखिए मैं महाराष्ट्र के लोगों से, खासकर औरंगाबाद में हमारे कुछ साथी हैं जी, मतलब भाई इसका राज क्या है ये, तो उन्होंने कहा कि साहब ये हमारे यहाँ जो इलेक्शन की कैंपेन की जो पैटर्न होता है, यानी तर्ज जो होता है जी, वो अलग है। ये देखो, ये हैदराबादी तर्ज लेके आए, मतलब वो कैसे है, वो तो ये लोग जो है लीडर्स हो या कैंडिडेट हो या उसके नुमाइंदे हो, घर घर जाकर अप्रोच करते, पर्सनल अप्रोच होता है। ये हमारे पास ऐसा नहीं होता है, मतलब होता है मगर जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं ऐसा नहीं होता। ये हैदराबादी पैटर्न हम लोग बोल रहे हैं, यार ये देखो हैदराबादी पैटर्न है, गली गली गांव गांव जाते, मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, घर को जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, उनके साथ वो करते हैं, दुकानों पे जाते हैं, लोगों से पर्सनल टच। तो पर्सनल टच का कोई अल्टरनेट नहीं होता। ये एक बड़ी बात है जो हैदराबाद में मंडी से के, अभी हम हैदराबाद में भी देखिए, दीगर पार्टियों का भी देखते हैं, लेकिन जो जिस तरीके का MIM का जो तर्ज है पर्सनल टच का, यानी लोगों से राज तौर पर, ठीक है बाज़ वक़्त इनको सुनना भी पड़ता है लोगों के, बाज़ वक़्त फूल भी पहनते हैं कभी कभी, मतलब बहुत ज़्यादा ही फूल पहनते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ वक़्त सलवातें सुनना भी पड़ती है थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है, लेकिन वो रिस्क लेना ही पड़ता है अपने। जब आवाम के दरमियान होते, अरे हाउ साहब आबाद थे क्या पूछते लोग जी, बात हुई, हम लोग खुद भी कहीं भी देखते हैं ना, इन लोगों की कैंपेन जाके दूर से देखते बराबर क्या क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, करीब से गए तो लोग हम पसमंद कर रहना चाहते हैं, तो मैं देखता हूँ सुनना ही पड़ता है हाँ साहब ये तो, लेकिन उसको ये होता है कि देखो मैं इतना बोलने के बाद भी उन्हें सर झुका के बेचारा नहीं करा। तो ये जो
रुझान है ना, जिस तरीके का तरीक़ेकार जो पैटर्न है ना, जी वो पैटर्न ही महाराष्ट्र में कामयाबी दिलाया। तो अब ये जो हैदराबाद तेलंगाना में भी होगा, जी। सेम पैटर्न में देख रहा था आज विकाराबाद में इनकी जो कैंपेन हुई, जी वही पर्सनल टच कि लोगों तक जाना, लोगों तक मिलना, कोई बुज़ुर्ग देखे तो उनसे आप जाके उनका आशीर्वाद, मतलब उनकी शफ़क़त लेना, आशीर्वाद का मतलब वो शफ़क़त लेना उनके। तो ये एक सिस्टम है जिसकी वजह से लोग, अरे भाई हमारे घर तक तो आए ना, जी हमको पूछे ना, हमारी दुकान तक तो आए ना, हमारे ऑफिस तक तो ये जो टच है ना, ये टच दीगर जमातों से इनको अलग रखता है। यकीन। बहरहाल अब मंज़र जो है फिर एक मरतबा हम ये कह सकते हैं, अगरचे मुकामी सतह के इंतखाबात हैं, लेकिन इंतखाबी माहौल अब तेलंगाना में बन चुका है। और बहरहाल इलेक्शंस जो है 11 फरवरी को होंगे और फिर 12 को शायद, यानी अगर कहीं पर रीपोलिंग की ज़रूरत पड़ी तो होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। लेकिन 13 के रोज़ काउंटिंग होगी और फिर नतायज काउंटिंग के साथ ही सामने आ जाएंगे। अब हम साथ ही साथ भाई साहब हैदराबाद अमन का गहवारा, सारी चीज़ें, अमन व ज़ब्त की बात देखें तो ठीक है, क्राइम बढ़ रहा है हर जगह, वहाँ पर भी क्राइम हो रहा है, लेकिन ये जो डकैती जैसा वाक़या पेश आना, जो कोठी में पेश आया है कि एक ताजिर जो पैसे जमा करने के लिए SBI का जो मेन ब्रांच है वहाँ के ATM पर था, और वहाँ पर जो है फायरिंग करते हुए हमला किया जाता है दो लोगों की जानिब से, और फिर पैसे 6 लाख रुपए लेकर वो फ़रार हो जाते हैं। जी भाई साहब। ये देखिए, दरअसल ठीक है, हैदराबाद की पुलिस दीगर रियासतों से जब हम कंपेयर करते हैं तो बहुत बेहतर है, ऐसा नहीं है। अब हालिया दिनों में इनका सालाना गोशवारा होता है ना, वो भी देखा हमने जी। इनकी जो रिपोर्ट इनकी जो है बेहतर है। लेकिन देखिए, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो थोड़ी सी नाकाम है। उसके 2-3 वाक़यात बताता हूँ कि कुछ हफ्ते पहले हमारे शहर में एक पुराना पुल बल के इलाका है, वहाँ एक वाक़या हो गया। खैर अवाम ताउन करे, वो वाक़या अपना आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन यहाँ इंटेलिजेंस की नाकामी देखी गई और वो बलवाइयों को, शरपसंदों को पूरे तरीके से मौका दिया गया, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। नंबर एक, ये जो वाक़या है, अब देखिए यकीनन हमको, और ये जो इलाका है जहाँ हुआ है ना, इंतहाई मरकज़ी इलाका है। बिल्कुल। उसका नाम भी बैंक स्ट्रीट है, तकरीबन बैंक है वहाँ। जी हाँ। 6-7 बैंक है, बड़े बैंक है वो भी, ऐसे नहीं, हेड ऑफिस है। जी हाँ। पूरी स्टेट के हेड ऑफिस है, बल्कि साउथ इंडिया के हेड ऑफिस है। क्या वो सेंट्रल बैंक हो, HDFC हो, SBI हो, कई बड़े बैंक हैं। तो वो अब तो आंध्रा बैंक का तो बैंक ऑफ बड़ौदा कर दिया शायद उसको। तो खैर बता रहा हूँ, ये पूरा ये जो पट्टी है, जी हाँ, जो आबिड से लेके जो कोठी तक जाती है, पूरी बैंकों की पट्टी है, इसलिए बैंक स्ट्रीट कहते हैं उसको। जी। वहाँ इस तरीके का जो मामला हो रहा है, शरपसंदी हो रही, इसमें यकीनन नाकामी हुई है इसमें पुलिस की। तो खैर आप कोशिश भी करेंगे, लेकिन आपको कुछ अरसा पहले, गुज़िश्ता साल की बात है जी, हमारे अफजलगंज बल्कि एक इलाका है, बड़ा झुंझुन इलाका है, जी, एक बैंक के ATM को लूट कर बिदर की एक टोली, और वो कपड़े की थैलियों में नोट के अंबार भरे हुए। तो एक ट्रांसपोर्टर जिनको जो है वो कहीं जाने वाले थे यहाँ से, तो सामान, चूंकि आजकल चेकिंग भी वो लोग करते हैं कि सामान क्या क्या है भाई आपका, कुछ गांजा वगैरह, ड्रग, ऐसा तो नहीं है, वरना वो गाड़ी सीज हो जाती। वो चेक करने के लिए गया तो वो कागज से रद्दी समझ रहा था, सारे करेंसी नोटा भरे हुए उसमें। एकदम वो हुआ, वहाँ भी फायरिंग हुई। फायरिंग करके वो जो ट्रांसपोर्टर का जो चेकिंग करने वाला था, खानगी ट्रांसपोर्ट थी, उसको फायरिंग करके ये लोग वहाँ से चले गए, अभी तक नहीं मालूम तो किधर गए, क्या करे। ठीक है, ये जितने बड़े वाक़यात हो रहे हैं उसमें गैर हैदराबादी ज़्यादा है। जी हाँ, हैदराबादी होंगे, मगर वो बिदर वाला जो वाक़या जो ट्रांजिट हुआ हैदराबाद में, वो शायद 95 लाख का था। जी, बहुत बड़ा वाक़या था वो, अभी तक ट्रेस नहीं हुआ, कहाँ गई। जबकि अफजलगंज भी गुंजान आबादी, इंतहाई गुंजान, ट्रैफिक इतनी जाम रहती वहाँ, कैसे निकल गए लोग, और आज तक पता नहीं किसके पास गए, कहाँ गए, ये गए। एक चीज़ है। दूसरी, यहाँ जो इलाका, सुबह के इलाके में ट्रैफिक भी नहीं है, जी खामोश रहती बिल्कुल। सुबह में वो अपना काम करने के लिए, चलो क्योंकि वहाँ सिस्टम है नोट निकालने का, नोट बैंक में डालने का भी, अच्छे बड़े मशीन है वो, क्योंकि हेड ऑफिस है वो,
तो वहाँ वो शख्स ताजिर गया अपने पैसे दिलाने के लिए, तो और वहाँ उस पर फायरिंग करते हुए उसका बैग लेके चले गए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। पुलिस को अपनी इंटेलिजेंस और ख़ासकर अपनी सरहदें जो होती हैं उसकी बड़ी हिफाजत की ज़रूरत है। अब इससे पहले के वाक़े में, जो चंद महीने पहलों के वाक़े में लोग चले, कुछ बोल रहे हैं कि लोग शायद नेपाल चले गए होंगे, क्योंकि दीगर रियासतों में भी जाकर हम छापे मारे, आंध्रा में, उड़ीसा में, बिहार में, ये चूँकि वो पट्टी है, वो नेपाल तक जाने की जो पट्टी है ना, वो बिहार से होती हुई जाती है यहाँ से, तो वो पट्टी पर मारे तो खैर हो सकता है कि वो लोग नेपाल चले गए होंगे बोल के अंदाज़ा कर दिए जी, मगर फाइल अभी क्लोज नहीं हुई वो। तो बताना मकसद ये है कि ये हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी नफरी को मज़ीद मुस्तक़िल। अब ठीक है, आप जो है हमारी गाड़ियों पर ट्रैफिक के चालान करते हैं, कैमरे लगा के चालान करते हैं, ठीक है, ये ट्रैफिक का रूल्स अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस तरीके के चोर चौखंदे, डाकू और रहज़नी करने वाले ये लोग आते हैं और आसानी के साथ छुट के कैसे चले आते हैं। और दूसरी चीज़ ये है हमारी साहब के मतलब वो हमला करके जा भी रहे हैं, तो इतनी बड़ी रोड है, हम देखते हैं कि जो है हेलमेट्स के लिए किसी भी चीज़, ठीक है वो तो ट्रैफिक वाले हैं, लेकिन उसके अलावा हम अगर अपने लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस को भी देखें तो कई मकामात पर हम उनको देखते हैं कि जो है वो चेकिंग करते हुए, तो ये तो रोड बड़ी अहम है। इसी तरह की दीगर रोडें भी हैं, सड़कें हैं और मराकज़ हैं जो तिजारती, यहाँ पर मतलब पुलिस को काफ़ी शायद अलर्ट होना होगा, इतना करके कोई निकले और उसको निकलने दिया जाए। नहीं, ये बहुत कह रहा हूँ ना कि बहुत बड़ी नाकामी है, और मैं समझता हूँ कि हैदराबाद की पुलिस इस सिलसिले में, चूँकि इसकी वजह से पुलिस की जो साख मुतासिर होती है, उनके हौसले पस्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर आप आगे मतलब काम कीजिए, और सरकार तो पूरी सपोर्ट कर रही है ना भाई, आपको तो बराबर कर रही है। हो सकता है, उम्मीद है कि जल्दी पकड़ा जाएगा इनको। और फिर एक बात अच्छी ये भी होगी कि जान भी जा सकती थी, फायरिंग कर रहे थे, पैसे गए हैं, उम्मीद है कि जो है पुलिस उसको जो है रिकवर करेगी, लेकिन जान अगर चली जाती तो फिर बहुत और बड़ा नुकसान हो जाता। बहरहाल भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा आखिरी सवाल वो है गाज़ा की सूरत हाल। गाज़ा पर इजराइल की जानिब से शदीद नौइयत का हमला हुआ, 28 मासूमों का जो है फिर जो है कत्ल आम किया, और फिर दूसरी इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप ईरान और अमेरिका के दरमियान जो टकराव है, ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत की बात, लेकिन कोई भरोसा तो नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल मिडिल ईस्ट और फिर साथ ही साथ खलीज फ़ारस की जो सूरत हाल किस तरह से देखा है? मैं अभी गज़ा की अपडेट ले रहा था मैं जी, अभी आने से पहले, अम्बाद 31 हो गई हैं, और इसमें ज़्यादा मासूम बच्चे, छोटे बच्चे ज़्यादा हैं, और वहाँ ये सेंट्रल गाज़ा के एक पुलिस स्टेशन पर जो फ़लस्तीनी पुलिस अथॉरिटी इसको जो है नज़म कराती है, उस पर हमला किया गया, और बहुत ही शदीद नौइयत का हमला था। और अभी तक 10 अक्टूबर की जंगबंदी के बाद से वैसे तो तकरीबन 517 लोगों को शहीद कर दिया गया, ये ड्रोन्स के ज़रिए या बमबारी के ज़रिए या फिर फायरिंग के ज़रिए जो शहीद होने वाले हैं, वो मौसम की वजह से अलग है, वो उसका अकाउंट अलग है। जी हाँ। तो ये उन पूरे यानी 10 अक्टूबर से सबसे शदीद एक दिन में 31 लोगों का मरना, ये बहुत है। और दूसरी तरफ वोडा फीस थालियां मार रहा है। जी हाँ, बहुत अच्छा है, शाबाश। जी हाँ। ये तो हो गया। दूसरी बात, वेस्ट बैंक में, वेस्ट बैंक में कई फ़लस्तीनियों के घरों को जला दिया गया। वो जो लोग पहले से कहा कि तुम यहाँ से हट जाओ, या हम लोग आके रहने वाले हैं, कहा कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, अभी बात ही छोड़ी, फायर कर दिया गया। वो ऐसे आग के गोले डाले गए कि वो दूर से जो है वो घर पूरे फर्नीचर सामान के साथ जल गया, कपड़े तक जल गए पूरे, कुछ रहा भी नहीं। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस है, बोर्ड ऑफ पीस है, क्या कर सकते हैं, इसी को क्या नाम पीस है। इधर कत्लेआम होना, इधर वो होना, और शामिल होने वालों को भी, बेगैरतों को इतनी तक जुरात नहीं है कुछ कह सकते, वो पहले तो शामिल ना हो, और अगर शामिल हो रहे हैं बेगरत, नहीं, ये खातिलों का पीस है। ये बोर्ड ऑफ बुचर्स कहा था मैं आपको, बोर्ड ऑफ पीस नहीं है, बोर्ड ऑफ बुचर्स है। ये खसाइयों का बोर्ड है, ये पूरा जो है इंसानों का खातिल है, जानवरों का नहीं है, इंसानों का खातिल है ये बोर्ड। रही बात ईरान और अमेरिका की, जी, गुज़िश्ता 2 दिन से राक्षी साहब जो है इस्तांबुल में थे, मास्को गए। हाँ, नहीं बता रहा हूँ, पहले जो चल रहा है सिलसिला, हाँ, वो मास्को में खैर क्या होता कि अलग है। तो इनकी जो है, जो तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा, उनके साथ एक काफ़ी बात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उसके बाद ये तैयब अर्दगान से मिले। अब उसमें ये बात सामने आई
कि कहा कि देखो भाई, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, थोड़ा डिप्लोमेटिकली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो राष्ट्रपति ने कहा कि नहीं, हम कब मना करें, हम तो भाई अमन चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे दरमियान हालात हैं तो हमको मजबूरन हमारा दिफा करना ही होता है। ऐसा नहीं है, हम दिफा तो करेंगे अगर होता है, अगर ये रास्ता है तो तैयब अर्दगान बीच में आए कि नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं रास्ता निकालेंगे, इसका सिफारती रास्ता निकालेंगे। तो वो सिफारती रास्ता कब होगा, नहीं होगा, या फिर इनको धोखे में रखने के लिए ये बातें कही जा रही हैं, चूंकि हुआ है, इससे पहले वैसे ही हुआ है ना, चूंकि बात हो रही थी न्यूक्लियर पर, हाँ, और हमला कर दिया। क्योंकि तुर्किया कोई दूध का धुलावा नहीं है, वो भी जो है बोर्ड ऑफ पीस का एक मेंबर है, तो वो भी अमेरिका का अलाई है, नेटो का मेंबर है, सब चीज़ें हैं, तो वो कह नहीं सकते किस पे क्या भरोसा करेंगे। जी हाँ, जब भी जो है दोस्त के कहते हैं ना, हम जिसको मसीहा समझे वो खातिर निकला, दोस्त के पास जो निकला वो खंजर निकला वाला हिसाब है। तो जब दोस्त के बगल में खंजर है तो हम क्या कर सकते हैं, दोस्त कहा उसको। तो ये सिचुएशन है। अभी देखें, अभी ईरान पर जो है हमला अमेरिका को सोचना पड़ता है, 10 बार सोचना पड़ा, अभी सोच रहा है वो, ये समझा कि वेनेजुएला के ऐसा तरने वाला करेंगे, फिर वेनेजुएला की ऐसी सरकार भी उठा देंगे। अब उसको जो नई सदर साहिबा बनी उसको तो पेन लिया वो लोग, ये करना, हमारे तेल कंपनियां हमारे हवाले कर देना, सब कर देना, ये कर देना। और उसका जो असर, मैं आज एक स्टोरी देख रहा था मैं जी, खासकर अल जजीरा में, क्यूबा में भयानक बहरान हो गया जी, इलेक्ट्रिसिटी, ईंधन का, चूंकि वेनेजुएला से तेल आता था वेनेजुएला से तेल बंद हो गया, क्यूबा अब डार्क में है। मैं समझता हूँ कि दिन में 3 घंटे भी वहाँ रोशनी नहीं मिल पा रही, ये हालत हो गई है, पहले से हालत खराब। तो ये मालूम में कमज़ोर, अब उससे क्या होगा, लोग अवाम जो है वो सरकार से बेजार हो जाएंगे। अरे क्या भाई, 24 घंटों में 3 घंटे भी लाइट नहीं आती है, जबकि मौसम ख़राब है तो हमको बड़ी मुश्किल होती है, लाइट के लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो ये पूरी अमेरिका की पॉलिसी है। अब अमेरिका जो है, वेनेजुएला से जो तेल चीन को आता था वो जहाज़ भी रोक लिया गया। अब तो पहले की बात है, 1 हफ्ते पहले की बात है, तो अब तो खैर बांधने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये बताना मकसद है कि किस तरीके से बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाने की चाह रही है, लेकिन जब मिडल ईस्ट में आने का मौका है तो उसको सोचना पड़ रहा है। हालांकि मिडल ईस्ट में इसके सारे दोस्त बने हुए हैं, इसके अड्डे बने हुए हैं, और बड़ी ताज्जुब हुआ, 7 या 8 अड्डे बने हुए हैं, छोटे मोटे भी नहीं, वो बड़े अड्डे हैं, और ये अपने पैसों पे अड्डे पाल रहे हैं। ये अजीब दिखा है। और यानी कहते हैं ना कि मामू की दुकान पे नाना की फातिहा वाले हिसाब अरबों का हो गया। कह रहे भाई, यहाँ से तो हमारे जो है लोग अक्सर जो है सऊदी अरब जाते हैं, करते हैं, हमारे ज़ाराइन भी जाते हैं, फिर जाते हैं, हर एक पे 15% टैक्स लगता है जी, इतना कमाते हैं। हालांकि वो खुद भी जो भी जाता है खर्च करके जाता है वहाँ, लेकिन ये सारा आमदनी ये लोग वहाँ भरते हैं ले जाके जी, खातिरों के पास। क्या कर सकते हैं भाई साहब? 30 सेकंड में मैं चाहूँगा कि हमले का जो मामला है वो टला नहीं, मतलब कहा नहीं जा सकता कुछ भी, जो सूरत हाल बनी हुई है। नहीं, देखिए अभी आप रेड सी के अंदर देख रहे हैं, पूरी घेराबंदी तो हुई है जी हाँ, बिल्कुल, चारों तरफ से घेराबंदी हुई है, और इनके जितने भी अड्डे हैं, चाहे वो क़तर में हो, अमारत में हो, सब में हो, ठीक है, ये मुल्कों का मानना है कि हम इजाज़त नहीं देंगे, नहीं दे रहे हैं जी हाँ, लेकिन ये इनको अलर्ट क्यों रखा? कोई भरोसा नहीं है। नहीं, देखिए इंतहाई बेभरोसा मुल्क का नाम है अमेरिका, और इंतहाई बेवफा मुल्क का नाम है। अब देखिए हिंदुस्तान ने इनके साथ कितनी वफा की, उसका जवाब अभी बता रहे हैं कि 75 मरतबा हो गया मैंने रुकवाई। अरे भाई हो गया, जान दो, कुछ तो मई की बात हो गई, फिर धोता था उसको। बिल्कुल, तो ये खतरा टला नहीं, बेवफा दोस्त है ये, बिल्कुल, और कुछ भी हो सकता है। अगर होगा तो फिर उसके असरात जो है सारे वस्त एशिया पर होंगे, मिडल ईस्ट पर होंगे, और दुनिया पर होंगे। बहरहाल देखना ये होगा कि ट्रंप वाकई, जिस तरह से माई साहब ने कहा कि अमेरिका यानी तुर्की की जो सालिसी हो रही है, तो उसमें कुछ मामला इफ़हाम व तफ़हीम के तहत हल होता है, या फिर हमला हो ही जाता है। अगर हो जाएगा तो फिर हालात ख़राब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।